नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिलोचन जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो चैप्टर है यह हमारी आरोह पुस्तक के चैप्टर संख्या 16 अर्थात 16 का है। त्रिलोचन जी द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है जो उनके द्वारा रचित है, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो आज हम केवल इस सेशन में त्रिलोचन जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं कहूँ आपसे कि त्रिलोचन जी का जन्म कब और मृत्यु कब हुई, तो आप क्या कहेंगे। 1917 में इनका जन्म होता है और 2007 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अच्छे से समझना है आप लोगों को। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो ध्यान रखना, मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म जो होता है वह 1917 ईस्वी में होता है, लेकिन प्यारे बच्चों कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। याद रखना है, त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम, मूल नाम प्यारे बच्चों था वासुदेव सिंह, और इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक गाँव में 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ये क्या है, प्रगतिशील काव्यधारा। देखो, हिंदी साहित्य के 950 वर्षों को 4 कालखंडों में बांटा गया था प्यारे बच्चों। नंबर 1 है आदिकाल। क्या है प्यारे बच्चों, आदिकाल। नंबर 2 है भक्तिकाल। नंबर 3 है रीतिकाल। नंबर 4 है आधुनिक काल। ठीक है। अब जो ये अंतिम है आधुनिक काल है, इसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने, किसने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। जैसे कि मैं बात करूं, नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 है बेटा छायावाद युग, नंबर 4 है प्रगतिवाद युग, नंबर फिर 5 है प्रयोगवाद युग, फिर है नवलेखन काल। इस प्रकार प्रगतिवाद। ठीक है। ऐसे तो ये त्रिलोचन जी हैं वो प्रगतिशील यानी प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। मृत्यु की बात करें तो प्यारे बच्चों 2007 ईस्वी में, दिसंबर में 2007 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। अब याद करने का तरीका कैसे है, तो याद करने का तरीका है प्यारे बच्चों, ये त्रिलोचन जी हैं आपको सामने दिख रहे हैं। अब याद करने का तरीका ऐसे याद करना है, लिख लिख करके। कैसे याद करना है प्यारे बच्चों, ऐसे 1917 यूपी यानी उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर चिरानी पट्टी गांव, याद हो जाएगा। फिर चिरानी पट्टी गांव में क्या होता है, इनका जन्म होता है। 2007 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। प्रगतिशील यानी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। बस, ज़्यादा कुछ। मूल नाम वासुदेव सिंह था। ऐसे याद रखना है प्यारे बच्चों। एक बार याद कर लो, उसके बाद उसे लिख लिख के याद करोगे ना, तो आप बाय गॉड एक भी शब्द आपको बिना याद हुए नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट याद हो जाएगा। ठीक है। तो हमें 100% नंबर प्राप्त करना है। ऐसे ही लिख लिख के याद करना है, बस ज़्यादा नहीं करना आप लोगों को। जितना मैं पढ़ाऊँ बस उस पर ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे हम बात करें सम्मान की बात करें तो याद मत करना। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाहकार सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ से। हाँ, रचनाएं ध्यान रखना है। धरती है, गुलाब और बुलबुल है, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, शब्द है, उस जनपद का कवि हूँ, अरगान है, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती है, अमोला है, मेरा घर, जीने की कला। ये इनका का काव्य संग्रह है प्यारे बच्चों। याद मत करना, पूछा नहीं जाएगा। देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। ये क्या है, गद्यखंड है इनका। इनके अलावा त्रिलोचन जी का हिंदी के अनेक कोशों में निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। कोश क्या होता है, शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है। हिंदी की डिक्शनरी, संस्कृत की डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे कोशों का भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, बस यहाँ से केवल यही याद करना है, बस यहाँ से फिलहाल। तो आगे इसमें से आपको कुछ याद नहीं करने की आवश्यकता है आपसे, क्योंकि आपके जीवन परिचय से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाई चांस पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से मत याद करना, बस ये स्लाइड्स याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषताएं क्या होती है प्यारे बच्चों, यानी कि हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। रचनाएं तो हमने देख ली है, शब्द, चेती, अरगान। ठीक है। तो यह तो हम लोगों ने देख लिया है। अब इन्होंने और क्या क्या योगदान दिया है हिंदी में, तो वो देख लेते हैं हम। त्रिलोचन जी रागात्मक संयम, रागात्मक क्या होता है, राग होता है प्रेम,
लयात्मक, लय क्या होता है, गाने वाले पद। अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविक शास्त्री भी थे। बहुभाषाविक, बहु यानी क्या होता है, अनेक, यानी कि अनेक भाषाओं के जानकार भी थे, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है, यानी इन्हें त्रिलोचन शास्त्री के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। लेकिन यह शास्त्रीयता इनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। याद रखना है, पूछा जा सकता है निहित मंद लय के कवि कौन है, या किस कवि को निहित मंद लय के कवि के नाम से जाना जाता है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, उसका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इन कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने ग्रामीण भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है, तभी तो इन्होंने कहा है ये शास्त्र थे। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी इनकी शास्त्रीयता इनकी काव्य में यानी कि रचनाओं में हमें दिखाई बहुत कम देती है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल के कवि माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और छायावादी जितनी भी कविताएं थी, वो छायावादी जितनी भी कहते हैं ना, छायावादी जितनी भी वो कहते हैं कि विशेषताएं थी, उन सभी से इनकी कविताएं बहुत ही परे थी, बहुत ही दूर थी, जो एक आम जन को आराम से समझ में आ जाती है। ये ध्यान रखना है आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में सोनेट अर्थात अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी पूछा जाए, यानी सोनेट छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, या हिंदी में सोनेट छंद का प्रारंभ करने वाले कवि कौन है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिलोचन शास्त्री जी। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का आनंद कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये इस प्रकार से कविता में शब्दों को निहित करते हैं, शब्दों को शब्दबद्ध करते हैं, जिसमें हमें शब्द और उस वस्तु और उस वस्तु के रूप में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों को इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं, हमें ऐसा मालूम नहीं होता है कौन सा शब्द है, कौन सी वस्तु है और कौन सा उसका रूप अलग से दिखाई देता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग इनकी कविताओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया। ठेठ ग्रामीण जानते हो ना, जैसे आप लोग अपने गांव में किस भाषा का प्रयोग करते हो, उसी भाषा का इन्होंने लगभग प्रयोग किया अपनी कविताओं में। अब देखो कविता का सारांश। कविता का सारांश पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि त्रिलोचन जी का जन्म होता है, वह होता है 1917 में सुल्तानपुर के चिरानपट्टी नामक गांव में होता है, और 2007 में इनकी निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इनका मूल नाम था प्यारे बच्चों वासुदेव सिंह था। ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं, दर्ती है, अरगान है, गुलाब, ये बहुत सारी रचनाएं, ये आपको याद नहीं रखना है आप लोगों को। आगे मैंने बात किया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है जिसे कहा जाता है सोनेट छंद, जिसे अंग्रेजी छंद भी कहा जाता है, इसका प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इसे बहुभाषाविग शास्त्र भी कहा जाता है। इसीलिए इनके नाम के अंत में शास्त्र का प्रयोग किया गया है, यानी त्रिलोचन शास्त्री। शास्त्र जुड़ गया तो शास्त्री एक विशेषण के रूप में शब्द हम लोग ले सकते हैं, ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो शास्त्र में। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। और इन्होंने ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग भी किया, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ जो कविता दी है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। कहने का तात्पर्य क्या है, जब लेखक किताबों में गड़ा हुआ रहता था, किताबें लिखता रहता था, जब कविताएं लिखता रहता था, तो चंपा उसके साथ रहती थी हमेशा। और चंपा को कलकत्ता से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और चंपा कहती भी थी कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते पर मुसीबत आए, वह कलकत्ते से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। लेखक कहता है कि चंपा, जब तेरी शादी होगी, जब तुझे जो तेरा पति है वो तुझे विदेश ले जाएगा, कलकत्ता ले जाएगा, फिर क्या करेगी? वो कहता है मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगी, कलकत्ता पर वज्र पड़े। तो ऐसी एक कविता है, बहुत ही एक अनपढ़ के बारे में लिखी है त्रिलोचन जी ने। बताया ना, एक ग्रामीण भाषा का इन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। तो इसका हम सारांश रूप में पढ़ लेते हैं, प्यार बच्चों ध्यान से समझना है। कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अक्षर। ठीक है, चिन्हती यानी चिन्ह, यानी लिखना। नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है, यानी किस संग्रह में संकलित है? धरती। धरती इनका अभी आपको बताया था ना, काव्य संग्रह थे बहुत सारे, उसमें एक धरती काव्य संग्रह है जिससे यह कविता ली गई है। यह है पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्ति
अभिव्यक्त करती है। यानी पलायन क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर जाना अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया। पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित कविता में विशेषण बताइए, तो अक्षर से पहले काले काले आ रहा है, तो यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ को भी हमारे सामने परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। दारुण क्या होता है प्यारे बच्चों? दारुण होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। यथार्थ होता है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा लिखना। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? एक ऐसी कविता है जिसमें एक अनपढ़ लड़की है, उसके वास्तविक यथार्थ के बारे में यहाँ कवि ने दिखाया है, और एक पलायनता के बारे में बताया है। जब कवि कहता है कि चंपा, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति है जो भगवान होगा वह तुम्हें ले जाएगा, तो क्या करेगी तू थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए ना। काव्य नायिका चंपा। नायिका मैं बता चुका हूँ बार बार, चंपा अनजाने ही वह शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। यानी उसे पता नहीं होता कि क्या तो किसी के एक दूसरे के प्रति हम लोग जाने कि कौन तो शोषक है, कौन शोषित है, या कह सकते हैं हम लोग कि कौन व्यवस्था का उस व्यवस्था की ओर है, कौन इस व्यवस्था की ओर। एक अच्छी व्यवस्था, एक बुरी व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं। तो उसे वह प्रतिपक्ष के रूप में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। भविष्य को लेकर, यानी कि उसके भविष्य को लेकर है। कभी कहता है ना, कलकत्ता चला जाएगा, जब तू क्या करेगी तो तुझे पढ़ना होगा, वह पत्र भेजेगा लिख करके तुम्हें, तो तू पढ़ नहीं पाएगी, तुम्हारे पत्र किसी और से पढ़वाएगी तो क्या अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा दिखाई देता है भविष्य के लिए। वह कहती है कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। यानी कि यह जो इच्छा है, यह जो अभिलाषा है, कामना शब्द आ रहा है, इसे हम लोग कह सकते हैं इच्छा, लालसा, कामना, अभिलाषा। ठीक है, तो चंपा के संघर्ष और जीवन को भी प्रकट करती है। चंपा फिर थोड़ा बहुत पढ़ने भी लगती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता की नायिका चंपा अक्षरों को ही नहीं पहचानती, यथार्थ वह पढ़ना नहीं जानती, वह अनपढ़ है और पढ़ना भी नहीं चाहती, उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अब देखो, कहते हैं ना, जिसका मन जिस चीज़ में नहीं हो तो वो क्या करे। अब चंपा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती, तो उसे पढ़ाई अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह चुपचाप पास खड़ी होकर आश्चर्य से सुनती है। वह जब कवि पढ़ता है तो वह सुनती भी उन शब्दों को, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह सुंदर गवाले की एक लड़की है जो गाय भैंस चराने का काम करती है। यानी कि वह किसकी लड़की? एक सुंदर नामक गवाला है, सुंदर नाम है उसका, जो गाय भैंस चराता है। लेकिन वह अक्षरों को चुपचाप सुनती है जब कवि उसे पढ़ता है। तो वह अच्छी चंचल नटखट लड़की है। जब कवि पढ़ने बैठता है तो चंपा कवि की कलम चुरा लेती है तो कभी कागज। यानी कि जब कवि पढ़ने के लिए बैठता है तो चंपा है, नायिका है, वह कभी कलम चुरा लेती है, कभी कागज चुरा लेती है। इससे कवि परेशान हो जाता है। चंपा कहती है कि दिन भर कागज लिखते रहते हो, क्या यह काम अच्छा है? कवि हंस देता है और एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने के लिए कहा। उन्होंने इसे गांधी बाबा की इच्छा बताता है। चंपा ने कहा वह नहीं पढ़ेगी। जब लेखक पढ़ रहा होता है तो एक दिन जब वह कलम और कागज़ चुरा लेती है तो लेखक ने कहा, त्रिलोचन जी ने कहा, चंपा पढ़ ले, ये महात्मा गांधी बाबा की इच्छा है। तो फिर भी कहती है मुझे नहीं पढ़ना है, उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तुम गांधी जी को बहुत अच्छे बताते हो, फिर वे पढ़ाई की बात कैसे कहेंगे? यानी कि वो कहते हैं, अब चंपा कह रही है कि लेखक को कि तुम गांधी जी को बहुत अच्छे बताते हो, फिर वो पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए चंपा के लिए पढ़ाई करना क्या है? गलत बात है, बुरी बात है। कवि ने कहा कि पढ़ना अच्छा है, शादी के बाद तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा, अगर तुम नहीं पढ़ी तो उसके पत्र कैसे पढ़ोगी, अपना संदेशा कैसे दोगी? इस पर चंपा ने कहा कि तुम पढ़े लिखे झूठे हो, तब तो यह शादी नहीं करेगी। यदि शादी भी हो जाएगी तो अपने पति को कभी कलकत्ता नहीं जाने देगी, वह उसे अपने साथ ही रहेगी। फिर कहती है कि कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसी कामना वह करती। मैं बार बार बता रहा हूँ, कवि ने कहा है उसे पढ़ने के लिए कलकत्ता उसका पति चला जाएगा तो तू पत्र कैसे पढ़ेगी, कैसे उनका आंसर देगी, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। लेकिन फिर भी चंपा को पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वह नहीं पढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जीवन परिचय। तो आप लोगों को PDF चाहिए तो ADA24 से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।